एक साजिश के तहत, इसमें कहने में मुझे कोई दर्द नहीं, कोई झिझक नहीं है, कहीं कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी रिजर्व कर दिया गया है। जैसे आसाम में जाइए 60s-70s के आसपास लगभग 60-65 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे। मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, 50% प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान ये समझते नहीं कि उसका दुख क्या है। हमारी गलतियां रही, हमारे सियासी कायदीन की भी रही, जो क़यादत करने वाले लोग हैं और जो दानिश्वर लोग हैं। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं मोहम्मद राज़ी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल अली अजीज़ी, जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी क्लास के मेंबर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। मुस्लिम मसाइल पर इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है और इंटेलेक्चुअल क्लास में काफ़ी अहम नाम है अब्दुल अली अजीज़ी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर सबसे पहला सवाल है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है, चाहे वो तालीमी हालत हो, चाहे वो सोशल हालत हो, या और तरह की इकोनॉमिक हो, या फिर और किसी भी फील्ड में, वो मजबूत नहीं है। और जबकि उनकी आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, अगर उनको मेजॉरिटी के बाद अगर माइनॉरिटी में अगर गिना जाए तो सबसे ज़्यादा उनकी आबादी है। तो इसकी ख़ास वजह सर क्या है? देखिए, किसी की भी कौम की तरक्की के लिए जी तालीम जी सबसे अहम ज़रिया होता है। जी और ये बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलमान जिस मुक़द्दस किताब को मानता है, जी जिस अपने प्यारे नबी को मानता है, उन पे जो पहली वही नाजिल हुई इक़रा पढ़ो, मुसलमान उससे ही दूर होता गया। जी तो कहते हैं कि जब इल्म छूटा तो सब कुछ छूटा। जी तालीम गई तो तहज़ीब गया, तमद्दुन गया, और साथ साथ तिजारत भी चली गई। इसमें सबसे बड़ी वजह मैं किसी एक को नहीं मानता। जी जैसे आम लोग कह देते हैं हुकूमतों ने हमारे साथ किया। आप गैर कौमों में देखें तो हुकूमतों का रवैया दूसरों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा आपस में रहता है। जी हमारे यहाँ हमारी गलतियाँ रही, हमारे सियासी कायदीन की भी रही, जी जो क़यादत करने वाले लोग हैं और जो दानिश्वर लोग हैं। जी ख़ुद कौम की भी गलती रही कि कौम लब्बैक कह के नहीं आगे आई, जिस जज्बे से आना चाहिए। और सरकारों का रवैया तो जैसा है वो तो रहेगा, मान के चलिए। जी पूरी दुनिया में जूस देखें, यहूदी 6% हैं, अमेरिका में कंट्रोल किए हुए हैं। उनके पास तालीम है, उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मीडिया है। जी हमारे पास कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास जी न तो तालीम है, न तिजारत है, न ज़राअत है, न सहाफ़त है, न क़यादत है, न सियासत है। सिर्फ हम एक तक़लीद करने वाली जमात बन के रह गए हैं। जी सियासी पार्टियों का भी कहीं ना कहीं है, कुछ न कुछ तो इनकार नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। कि ऐसे नाकारा लोगों को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है जी जो ग्राउंड लेवल से न जुड़े हों, जो मासेस से जिनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन न हो। और आजकल बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात कह दूं, आज की पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिक्स इसलिए कह रहा हूं कि जब तक किसी भी जमात के पास या किसी भी कौम के पास हुकूमत और सियासत में हिस्सा नहीं होगा, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकती। तालीम के बाद ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी तो सियासत और क़यादत में ऐसे लोगों को लाते हैं जो मैनिपुलेटर हो, मैनेजर हो। इन लोगों का ज़्यादा आजकल चल रहा है। जी मास लीडर्स, मोटिवेटर्स, इन लोगों के को कोई पूछता नहीं है, ऐसा कह लीजिए। बहुत ज़्यादा तक मैं कह रहा हूँ, बड़े तजर्बे के साथ कह रहा हूँ। बहुत कम एक ज़माना था कि पहले लोग
हमारे यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए हैं, जयप्रकाश नारायण हुए हैं और लोग हुए हैं। इनकलाब लाया है आज़ादी के बाद, वैसे गांधी जी तो पहले थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर लोहिया थे, इन लोगों का बड़ा नाम है। बड़े कायदीन थे, बड़ी इनकलाबी शख्सियत थी। लेकिन अब आज के दौर में कोई जयप्रकाश नारायण नज़र नहीं आ रहा है। और पूरा हिंदुस्तान मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी अफरा तफरी के माहौल में जी रहे हैं। नौजवान रोज़गार के लिए भटक रहा है। नाख्वांदा लोग जो भी पढ़े लिखे नहीं हो तालीम के लिए भटक गए हैं। बड़े शर्म की बात है, कभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी कुछ जगह प्यून कलर की नौकरी निकली है तो उसमें पीएचडी लड़के आए हैं। यूपी में भी प्यून की नौकरी, सफाई वाले की नौकरी निकली थी तो पीएचडी और बीटेक एमटेक किए हुए लड़के आए थे। तो ये कोई विकास या डेवलपमेंट तो नहीं है। और इसमें मुसलमान इस भीड़ में खो गया है क्योंकि आबादी के तनासुब से जो हमारा जो है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो शराकत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी आईएएस की कोचिंग हो या पीसीएस की हो, उसमें बैठे वाले तलबा भी बहुत कम होते हैं। पहली बात मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मुसलमानों में आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा अलमिया जो था, लोगों के दिमाग में एक वहम डाल दिया गया, गलत फहमी डाल दी गई कि अंग्रेज़ी पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, अंग्रेज़ी मत पढ़ाओ। और फिर पढ़ा के क्या करोगे, नौकरी तो नहीं मिलनी है। ये दो चीज़ों ने मुसलमानों के काफ़ी नीचे किया, खासकर ज़हनी तौर पे मुसलमान इनसे पीछे गया। जबकि आज के दौर में मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी हैं, इतने कॉरपोरेट हाउसेस हैं, कोई भी लायक व फायक लड़का, इंटेलिजेंट लड़का, इस स्कॉलर, अच्छा स्कॉलर, ये नहीं कह सकता कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। वो compete करे। आज का दौर तो रेस का दौर है, कंपटीशन का दौर। जो जितना फर्टाइल होगा, जो जितना प्रोडक्टिव होगा, जो जितना एडवांटेजियस होगा, बड़ी कंपनियां उसको ले लेंगी, बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आज का दौर कमर्शियल और प्रोफेशनल ज़माना है, आईटी का ज़माना है। तो आईटी में तो लोग रिजल्ट देखते हैं, कास्ट एंड क्रीड कुछ हद तक देखा जाता है, मैं बिल्कुल सेकेंडरी उसमें कहीं हो जा, लेकिन ये एकदम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि सर एक सवाल इसी से लगा हुआ कि मुस्लिम की जो आबादी है यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो लगभग 20 से 22 करोड़ 25 करोड़ के आसपास है। और पहली माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा आबादी मेजॉरिटी के बाद उनकी है। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में या फिर मंत्रिमंडल में उनको क्यों नहीं मिलता है, इसकी क्या वजह है? मैं बता रहा हूँ जी। पहली बात, रिप्रेजेंटेशन तो बात की बात है जी। मैं इसका रूट काज बता रहा हूँ जी। जब मैं कमीशन मेंबर था तभी मैंने स्टेटमेंट दिया था जी कि एक साजिश के तहत, इसमें कहने में मुझे कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं है, कहीं कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी रिजर्व कर दिया गया है जी। जैसे आसाम में जाइए जहाँ 58% से भी ज़्यादा मुसलमान हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया। यूपी में जाइए लगभग 100 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 25% से ज़्यादा है, रिजर्व कर दिया गया है। और उसके लिए हमारे मुस्लिम क़यादत के वहाँ मकामी रहनुमा लोग जो डिलिमिटेशन होता तो आवाज़ भी नहीं उठाते। आवाज़ उठाना चाहिए, आगे आना चाहिए। हमें तो हर महाज पे वो कहते हैं ना, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान किधर से निकले। तो मुसलमान वही मामला आ गया कि अपनी जान बचाए, कि अपना ईमान बचाए, कि अपनी मस्जिद बचाए, कि खानका बचाए, कि कब्रस्तान बचाए, कि नौजवान बचाए, ये हालत हो गई। लेकिन फिर भी शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ की अक्सरियत सेकुलर है और बड़ी साफ जहनीत के लोग हैं। ये चंद लोग हैं और हम उसी के शिकार हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि भाई देखो यहाँ हमला हो गया, तो ये नहीं देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको एक बात मैं बताऊं कि 60s-70s के आसपास लगभग 60-65 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे। कई लोग कई साल तक, कई टर्म तक रहे।
किस हिंदू ने आके रोका था कि अपने इलाके में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज मत खोलो, डिप्लोमा कॉलेज मत खोलो, फार्मेसी कॉलेज मत खोलो, मेडिकल कॉलेज मत खोलो, या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज मत खोलो, बीएड डीएड मत, किसी ने तो नहीं रोका था। ये नहीं किया आपने, किसी ने रोका नहीं। जबकि एक एमपी चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा को 5-6 साल में अपने दौर में एक डिप्लोमा कॉलेज तो दे ही सकता है आराम से। अगर कोई बड़ा एक्टिव हो तो मेडिकल कॉलेज भी दे सकता है, दूसरे लोग यही कर रहे हैं। सर, आप नेशनल कमीशन के मेंबर रहे हैं और आप एक्स डायरेक्टर रहे हैं महाराष्ट्र बैंक के। आपको बहुत सारा सियासी, समाजी, तालीमी और इकोनॉमिकल तजर्बा है इंडिया की जो हालत है उसको लेकर के। सर, जो मुसलमानों की इतनी ज़्यादा परेशानी है, जैसे वो तालीम के मैदान में काफ़ी पीछे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी पीछे हैं, इंडस्ट्रीज़ उनके पास नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, इसका हल क्या है? मसल तो सारे लोग बता देते हैं, हल क्या है सर इसका? कहते हैं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है जी कि हमारे यहाँ इस पे डिबेट तो बहुत हुई जी और आए दिनों लोग मीटिंग करते रहते हैं मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के मसाइल। जी लेकिन मुसलमानों के मसाइल का हल आपने पूछा। मैं तो एक तिफले मकतब हूँ, जी छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मसाइल इतने ज़्यादा हैं जी कि मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं कि मैं बता सकूं। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं जी कि मुसलमानों के मसाइल के बारे में आपने हल के बारे में पूछा। जी यही बात मुझे 2006 में मैंने बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जी मुसलमानों के तालीमी और माशी मसाइल, और उसमें था इकोनॉमिकल अवेयरनेस अमंग्स मुस्लिम। जी तो उस वक्त एमर्स बैंकिंग मिनिस्टर थे जी जनाब पीके बंसल साहब, जी और जनाब श्री प्रकाश जायसवाल साहब आए थे जी बिरला हाल बॉम्बे हॉस्पिटल में जी। के सामने। तो उन्होंने कहा था, अजीज़ साहब मैं मुबारकबाद देता हूँ जी कि मैं 25 साल से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और उसके पहले मैं हाई कोर्ट का वकील रहा, लेकिन आज तक मैंने न पार्लियामेंट के अंदर न बाहर किसी मुस्लिम तंजीम का ये प्रोग्राम नहीं देखा कि मुसलमानों में माशी बेदारी, जी इकोनॉमिकल अवेयरनेस का मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो उन्होंने बताया था, तब जाके आम हुई बात कि 4.5 लाख तक का एजुकेशन लोन विदाउट गारंटी मिलता है जी अगर बच्चा मेरिट में है। जी तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें गवर्नमेंट की क्या मराआत है, जी क्या फैसिलिटीज़ है, क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन सब को इंटरनेट से ढूंढ करके जी अपने अपने मोहल्लों में क्लब और कमेटियां कायम करने के बजाय जी इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करना चाहिए, जी जहां एक रिटायर्ड आदमी, एक पढ़ा लिखा लड़का रख दिया जाए जो इंटरनेट से कलेक्ट करता रहे इंफॉर्मेशन। जी कि जैसे अब स्कॉलरशिप है, कब से मिलेगी, किस किस सेंटर से मिलेगी, क्या फॉर्म है, कैसे भरा जाएगा, क्या फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, 50% प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान ये समझते नहीं कि उसका दुख क्या है। 50% ये, 25% ये है कि उसका हल कौन करेगा। ठीक है ना, दुख समझ भी गया तो हल कैसे ऐसे हो होगा? गए हाँ, नहीं। नहीं मालूम। जैसे मैं कमीशन मेंबर था तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से लोग आते थे अपनी अपनी ग्रीवेंसेस लेकर के, जी और कौम के लोग तो आते थे। जी तो साहब ये हमारा ये काम है, फलां जगह है, ये फलां ऑफिसर है। तो क्या, तो कोई लोग तो नंबर भी लेके आते थे, फ़ोन नंबर भी, ये नंबर है, फ़ौरन काम हो जाता था। जी अपने लोग ज़्यादातर आते थे, साहब ये काम है। जी अब वो काम कहाँ से होगा वो भी हम इंक्वायरी ऑफिसर जैसा काम करते जी थे। जी कौन करेगा वो भी हम ही पता लगाएं, कैसे होगा, फिर उसका नंबर क्या है ये भी हम ही पता लगाएं। इसमें कहते हैं ना वक्त ज़ाय होता है, टाइम किलिंग होती है, तो आदमी इरिटेट हो जाता है। समझ में ना बात करने का, रखने का, मामला रखने का तरीका भी नहीं मालूम, और दूसरों का काम आसानी से हो जाता था। तो पहले मामला तो अपने लोगों को पहले बताना पड़ेगा हमें
और ये बताने के लिए जगह जगह पहली बात जो इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करना पड़ेगा, जिसमें लाइब्रेरी में जाने के बजाय, कैरम बोर्ड खेलने के बजाय, क्रिकेट क्लब बनाने के बजाय ये करो, ताकि तालीम कौन से स्कूल में अच्छा स्कूल है जहाँ एजुकेशन अच्छी है, कहाँ पे एडमिशन अच्छा हो जाता है, कहाँ मेरिट कट ऑफ मेरिट कहाँ तक आई है, ये सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी आपको। आज तो इंटरनेट पे बैठे बैठे आप अमेरिका में शॉपिंग कर लो, इंडिया में बैठे बैठे 1 मिनट में। एक ये करना पड़ेगा। दूसरे, इन मास जो अपने होता है ना, पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, ये सब कॉन्फ्रेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब कॉन्फ्रेंस बहुत होती रहती है। मुसलमानों में माशी और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करो। ये और बात है, अफसोस है मुझे इस पर कि आप बेदारी कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और माशी बेदारी मुस्लिम मोहल्ले में किसी इलाके में करने जाएंगे तो लोग आएंगे नहीं, और जिसको बुलाएंगे ऐसा एहसान करेगा कि आपके लड़के लड़की की शादी में आ रहा है। अगर कोई शाहरुख खान और सलमान खान या कोई हीरोइन आ जाए तो लोग टूट पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की तबाही की, कि हम अपनी तहजीब भूल गए। हमने कलाकार और फनकार को अपना आइडियल बना लिया, साहबे किरदार को आइडियल नहीं बनाया। और कभी भी कोई कौम तरक्की, आप सोचिए ना, 1400 साल 1500 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अकेले थे, उसके बाद चंद सहाबा थे, टूटी तलवारें थी, नंगे भूखा बदन था, भूखा पेट था, फिर भी सैयदना उमर फारूक अल्लाह ताला अन्हु, जिसके पैरान मुबारक में 70 पैबंद लगे हों, 22 लाख मुरब्बा माइल पे हुकूमत किया उस ज़ात पाक ने। क्या था? किरदार था, वो साहबे किरदार थे। आज हम फनकार के पीछे जा रहे हैं, तो फनकार के पीछे जाएंगे तो मार खाएंगे। उसी का अजाला है, उसी का नतीजा है ये, जो हम लोग किरदार को भूल गए हैं। बहरहाल इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करना पड़ेगा, NGOs की तरफ लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करना पड़ेगा, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और SMEs जो और लोग हैं उनको SME से क्या मिलता है, MSME से क्या मिलता है, ये सब चीज़ें समझों को समझाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें समझाना, कहते हैं वेरी हार्ड नट टू क्रैक, लोहे का चना चबाना है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब कौम बीमार है तो बैक वक्त हम तमाम बीमारियां नहीं दूर कर सकते। हमारे कौम के जो सियासी लीडरान हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो अहले सरवत लोग हैं, उनसे भी कहूँगा कि अहले सरवत लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एहतमाम करें, इंतज़ाम कराएं। और दानिश्वरों से गुजारिश है कि दानिश्वरों को ला करके ये चीज़ें आवाम तक पहुँचाएँ। एक कम्युनिकेशन गैप है हमारे सरकारी स्कूलों में और मुसलमानों में, कम्युनिकेशन गैप है। ये गैप को फिलअप करने के लिए जो अहले सरवत हजरात हैं वो ताउन करें। भाई मशारे को 5-5 लाख दे देते हैं एक एक शायर को, तुम 1-2 लाख रुपया दे करके किसी हाल में 100, 200, 500 चुनिंदा पढ़े लिखे बच्चों को लेके आओ, पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ, और कोई रिटायर्ड ऑफिसर लेके आओ, कोई दानिश्वर लेके आओ, किसी प्रोफेसर को बुलाओ, उनको चाय पानी कराओ और ये बताओ हमारा सब मिशन ये है, आप इस पे लाइट करिए। वो अपना मुताला करके आएंगे, होमवर्क करके आएंगे, बताएंगे, उनको पता चलेगा। जिससे हमने बताया ना कि 4.5 लाख रुपए विदाउट गारंटी मिलता, लोगों को पता ही नहीं था। जब ऐलान कराया हमने महाराष्ट्र में तो कितने लोगों का एडमिशन हुआ और कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया। ऐसे ही कितने लोगों को अभी हुआ है। गवर्नमेंट दे रही है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, 1 करोड़ तक का लोन औरत अगर है, छोटा मोटा कारोबार करना चाहती है, विदाउट सिक्योरिटी मिलती है। हाँ, 1 करोड़ तक का लोन लोग उठा रहे हैं, फ़ायदा बैंकों से मिलता है। प्रियॉरिटी सेक्टर में लेंडिंग 10% उसमें माइनॉरिटी को प्रियॉरिटी है। ऐसे ही आप चले जाइए जो है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना के अलावा और सारी स्कीमें हैं, सिडबी की स्कीमें हैं। हमें इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करना पड़ेगा। कहते हैं ना, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों कराना पड़ेगा ना। वो इंफॉर्मेशन से थ्योरेटिकली हो जाएगा, प्रैक्टिकली जो आदमी बताएगा, तो फेस टू फेस आदमी बताता है तो उसमें लोगों के क्वेरीज भी आएंगी। उस पर बाकायदा डिबेट रख ले कि भाई ये कैसे होगा, कैसे होगा। आपने उस वक़्त एक तहरीक छड़ी थी कि ओबीसी जो मुस्लिम्स हैं
उनके रिजर्वेशन की वेस्ट बंगाल में, और उसमें आपको कामयाबी भी मिली। 10% रिजर्वेशन वहाँ पे मुख्तस किया गया उनके लिए जो ओबीसी में आते थे, माइनॉरिटीज़ के लोग, ये मुस्लिम्स बेसिकली। तो सर उसकी क्या तहरीक थी, कैसे वो आगे बढ़ा और किस तरह से वो कामयाबी मिली कि 10% रिजर्वेशन उनको मिल पाया? वो क्या हुआ कि मैं 2009 से जाने लगा था वेस्ट बंगाल में, मिदनापुर जो है इलाके में जी, और ख़ासकर मालदा और मुर्शिदाबाद, जो हमारे साबिक सदर जमहूरिया थे जी, प्रणब मुखर्जी साहब का जंगीपुर पार्लियामेंट असेंबली जी, जी। वहाँ जाता था। तो एक कमिश्नर और कलेक्टर लोगों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने पीरियाडिक सेक्टर की लैंडिंग के बारे में सवाल पूछ लिया। जी, तो मैंने पूछा उसमें व्हाट इज द शेयर टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज़। तो उसने कहा साहब हमारे यहाँ ऑफिसर ने बताया, डीएम ने बताया कि हमारे यहाँ साहब ओबीसी का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। मैंने कहा भाई इट शुड बी 27%, व्हाट इज, कहा वी आर हैविंग ओनली 7%। मैंने कहा हाउ इट इज़ पॉसिबल। फिर मैं चला आया, कलकत्ता आया, तो चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग किया मैंने कहा यू शुड इम्प्लीमेंट 27% रिजर्वेशन, एंड एज बिकॉज मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ 27 to 30%, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए उसमें आउट ऑफ 27% 10% मुसलमानों को दो रिजर्वेशन, ओबीसी मुसलमानों को दो। कहा साहब ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कहा ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इट इज़ एज पर लॉ, आप करिए। और मणिपुर में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है और तमिलनाडु में है, तो केरला में है, आपको करना चाहिए। फिर मैं दिल्ली आकर के मैंने डीओ लेटर लिखा, तो उन लोगों ने वहाँ पे उसको पुटअप किया, तो वहाँ कैबिनेट में पास किया। तो फिर मैं गया कलकत्ता, मैंने कहा कैबिनेट में पास करने से नहीं होगा, इसको आप लेजिस्लेशन में लेके आइए। लेजिस्लेशन में लाने के बाद ही हो पाएगा, जब तक असेंबली पास नहीं करती। तो हाँ हूँ करते रहे जब तक इलेक्शन आ गया। फिर टीएमसी आई, ममता बनर्जी, फिर मैं गया, तो इन्होंने उसको असेंबली में पास किया। और 10% रिजर्वेशन ऐसा हुआ कि मुसलमानों का जो ओबीसी कम्युनिटीज़ थी उनको आइडेंटिफाई करके मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में रखा और 10% इनको दिया। अब जाके माशाल्लाह वहाँ 10% ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन। सर आप ओबीसी कमीशन के पहले मुस्लिम मेंबर हैं। हाँ, और आपसे पहले कोई मुस्लिम मेंबर हुआ नहीं वहाँ पे ओबीसी कमीशन में, तो सर आपकी क्या खिदमत रही एज ए मुस्लिम मेंबर और क्या आपने वहाँ पे काम किया? जी, बड़ी असल में दुश्वारियाँ भी आई जी, कुछ अपने कौम के लोगों से भी आई, कुछ औरों से भी आई। चूँकि मोहतरमा सोनिया गांधी साहबा ने खुद मेरा इंतखाब किया था, उन्होंने खुद डायरेक्ट बनवाया था मुझे कह के। मेरा काम शुरू से पसमादा लोगों में था, तो काम को देखते हुए उन्होंने बना दिया था। तो मैं गया तो देखा कि मुसलमान ओबीसी जो लिस्ट दो तरह की होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक ओबीसी लिस्ट होती है। बहुत सी जगह पर सेंट्रल स्टेट लिस्ट में तो है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। तो वो मुराद उनको नहीं मिलता है पाती है, तो वो मुराद नहीं मिल पाती। वो बेचारे अनअवेयर थे, उनको मालूम नहीं थी। तो मैंने लोगों को, चूँकि हमारा नेटवर्क था, लोगों को बेदारी पैदा किया, भाई तुम लोग भी आगे आओ, तुम लोग भी लो। कहा साहब कैसे हैं, तो वो लोग अपील करते थे, तो हम लोग हियरिंग करते थे। अगर इस लायक हुआ कम्युनिटी की हालत इस सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन में बैठे, तो उनको रिकमेंड करके हमने किया। तो एक ओबीसी मुसलमानों में एक तहरीक सी पैदा हो गई थी मुसलमानों में कि हाँ हमको भी मिल सकता है। पहले बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे, और जानते थे तो उनका कोई यार मददगार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मुसलमान को डाउन टू अर्थ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और जब भी आता था कौम के नाम पे दे दिया कि माइनॉरिटी के नाम पे यही रहेंगे, तो पता चला साहब 20 साल तक वही पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, 15 साल तक वही राज्यसभा में, 18 साल तक जा रहे हैं, 22 साल तक वही रह रहे हैं। ये माइनॉरिटी के नाम पे चंद गिने चुने थे। अब ये लोग आगे आ गए, अब ये लोग पढ़ लिख के आगे हुए, तो इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई। मुसलमानों के साथ सानिया यही रहा कि ख़ासकर मुसलमानों में भी ज़्यादातर बेसलेस लोग, जिनका अवामुन्नास से, अवाम के मामलात से कुछ लेना देना नहीं है, बड़ा नाम हो, बड़ा नवाब हो, बड़ा ज़मींदार हो, बड़ा आदमी हो, उसको दे दिया। जो पॉलिसी बनाए, पॉलिसी मेकर और एयर कंडीशन के, जो मास को देखे, मास के मामलात क्या है वो नहीं हो।
तो हमने कहा उसको, बल्कि किया, और बल्कि यहाँ तक हमने जोर दिया कि हर हॉस्टल, हर डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी हॉस्टल हो। हम जहाँ जहाँ दौरा करने गए उस स्टेट गवर्नमेंट को लिखा हमने, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल हो। कब्रस्तानों की घेराबंदी के लिए भी, शमशान भूमि के लिए भी हमने आवाज़ उठाई और वो माशाल्लाह इम्प्लीमेंट हुआ। और मुसलमान तो काफ़ी ओबीसी मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, क्योंकि हमारे साथ हिंदू मुसलमान सब जुड़े हुए थे। तो सबके लिए हमने काम किया और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक किसी मुस्तहक आदमी को उसका हक दिला दो, और किसी कमज़ोर आदमी को उनकी मदद कर दो, और किसी गरीब के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी तालीम के लिए, रोज़गार के लिए बात करो, तो अपने को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसे कहते हैं रूहानी सुकून, क़ल्बी सुकून मिला, और अल्लाह का करम बहुत अच्छा रहा। सर 2024 को लेकर के इंटेलेक्चुअल क्लास क्या सोचता है? आप चूँकि ओबीसी कमीशन के मेंबर रहे हैं, एक्स डायरेक्टर रहे हैं महाराष्ट्र बैंक के, और सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आप बहुत अवेयर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिलते जुलते हैं, तो 2024 को लेके मासेस में क्या मतलब चेंजेस आए हैं या क्या सोचता है वो? क्योंकि 2 टर्म जो है बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, किस तरह का माहौल आप देखते हैं 2024 में होगा? ये आपने ऐसा सवाल किया है जी इसका जवाब तो बहुत, अगर किताब लिखी जाए तो कई किताब हो जाएगी, बोला जाए तो कई घंटे हो जाएंगे, लेकिन मैं चंद जुमलों में बता रहा हूँ कि हमारा देश है धर्म प्रधान देश और भावना प्रधान देश। लोगों ने धार्मिक उन्माद और भावनाओं को भड़का करके तो कर लिया, एक खला पैदा कर दिया, एक गैप पैदा कर दिया, खलीज पैदा कर दी, नफरत की आग लगा के। लेकिन कहते हैं कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, हो खाली पेट तो ईमान डगमगाता है। तो अब वो लोग जो कूद रहे थे धर्म के नाम पर, भावना के नाम पर, अब उनके घरों के चूल्हे भी जलने बड़े मुश्किल हो गए हैं। उनके घरों के बेरोजगार बच्चे पीएचडी करके प्यून की नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो 2-2 करोड़ की नौकरी की बात थी, गैस का सिलेंडर औरतें परेशान हैं, 400 था, 1000 रुपया हो गया। पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, बच्चे के दूध पे भी जीएसटी लग गई, बिस्किट पे भी जीएसटी लग गई, यहाँ तक कि हर आदमी अब टैक्स देने लगा। लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब जब घर चलाना मुश्किल हो गया, जब कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, तो जब पेट पे पड़ती है बात, तो आदमी कुछ नहीं देखता है। और अब हर आदमी चंद घरानों के अलावा, जैसे मैं कर दूंगा, कह रहा हूँ कि अगर कोई किसान ने 25,000 रुपये का कर्जा लिया, नहीं दिया, तो उसके घर साहब कुर्की हो जाती है, अटैचमेंट आ जाता है मॉर्गेज की प्रॉपर्टी। लेकिन लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़ों को माफ़ किया जा रहा है। किसी के यहाँ 10 ग्राम अगर किसी के पास कुछ पकड़ी गई क्या कहते हैं, गर्द पर्द क्या कहते हैं, अफीम, तो उसको लगा दिया साहब, और कहीं टनों पकड़ी जा रही है कि कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें, आज मीडिया बहुत फास्ट है। कहते हैं बेस्ट मीडिया इज़ द माउथ विस्परिंग। तो ये बातों बातों में सब तक पहुंच गई है। और एक कहावत है कि वन मैन कैन मेक फूल सम पर्सन फॉर सम टाइम, नॉट ऑल द पर्सन फॉर ऑल द टाइम। तो अब ये झूठ और जुमलों से नहीं काम चलेगा। अब लोग, ये मुझे खुद ही लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बुरा हाल है। आप रिक्शा वाले से पूछिए तो गाली देता है, सब्जी वाले से पूछिए तो गाली देता है, घर में जाइए तो बीवी चिल्लाती है कि अब टमाटर इतना महंगा होगा, भिंडी इतनी महंगी हो गई है, जो कि हम कभी सुनते भी नहीं थे। तो अब ये सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, डिस्कशन में होता है लगा, जो कि हम लोग तो कभी नहीं सोचते। लेकिन अब घर में चीख पुकार होने लगी, कह रहे भाई देखो ये हो गया। लोग हमारा भी मजाक उड़ाते हैं, कह रहे भाई तुम भी नेता हो, देखो नेताओं ने क्या हाल कर दिया। तो अब 1-2-4 नेता की कारकर्दगी में पूरे नेता बदनाम हो गए हैं। तो अब नेता भी परेशान है, जनता भी परेशान है। तो और कहते हैं दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। यही जनता विकल्प लाई थी। वो गाना चला गया था कि महंगाई डाइन खाए जाता है। अब तो महंगाई डाइन नहीं, महंगाई सब कुछ को खा गई है। वहाँ तो खाए जाता है, यहाँ तो खा गई। कोरोना में कितनी लाशें हुई, कितने लोग मरे, कितना बेघर हुए, क्या हुआ है।
तो मुझे लगता है लोग बदलाव की तरफ जाएंगे, इसलिए नहीं कि कौन सी पार्टी हुकूमत कर रही है क्या, इसलिए कि इनकी तर्ज हुकूमत, इनका तर्ज हुकूमत सही नहीं है। जी जी शासन करने की जो पद्धति और प्रणाली है जी वो गैर मुनासिब है, और उससे गरीब मरा जा रहा है। और जब समाज मरता जाएगा, गरीब मरता जाएगा, तो देश कभी नहीं बचेगा। जी। इसलिए लोगों में असंतोष असंतोष है, असंतोष है, बदलाव के लिए है। और नौजवान खासकर, जहाँ 65% हमारे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं। अब PhD किया हुआ लड़का यूपी में प्यून के लिए आ रहा है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। PhD डॉक्टरेट हाईएस्ट डिग्री है, ये तो डूब बनने वाली बात है। तो लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और देखिए एक दूसरे की, ये तो परिवार है, देश है, जहाँ 4 भाई रहते होता है, लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत सेकुलर है, अक्सरियत सेकुलर पसंद है। और अब सबकी जान पे आ गई, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, महंगाई सबके लिए है। तो सब चाहते हैं महंगाई से छुटकारा। कोई हिंदू करके, कोई मुसलमान करके थोड़ी नहीं चलेगा। कॉमन एजेंडा बन रहा गया, और वो सबसे ऊपर एजेंडा है। तो बदलाव के लिए लोग सोच रहे हैं, उम्मीद है कि। जी सर, थैंक यू हमसे बात करने के शुक्रिया लिए। सर। ये थे मिस्टर अब्दुल अली अजीज़ी, एक्स कमीशन मेंबर OBC कमीशन के और एक्स डायरेक्टर महाराष्ट्र बैंक के, जिन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और सारे मसाइल पर, चाहे वो कमीशन की बात हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडा हो, हर मसले पर इन्होंने अपनी बात खुलकर रखी और मुसलमानों की तालीमी और सियासी हालत कैसे बेहतर हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने उसका हल भी बताया।